बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से, क्योंकि हमारी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए इस कदर हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि पाकिस्तान में बीमारियों का ख़ात्मा हो सके, बहुत सारी बीमारियाँ टाइम पर डायग्नोज और ट्रीट की जा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस तरह का लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं कि वो उनको बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा होता है और इस बात का उनको इल्म नहीं होता। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कैंसर के हवाले से। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्मानी खुलिये बहुत तेज़ी से बेकाबू होकर तकसीम होना शुरू हो जाते हैं और ये खुलिये नॉर्मल खुलियों को भी तबाह करना शुरू कर देते हैं और पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। कैंसर कैसे जन्म लेता है, ये फैलता कैसे है, इसकी अलामात क्या होती हैं और कैंसर में बरवक्त तशख़ीस और इलाज किस तरह से मरीज़ की जान बचाने में अहम किरदार अदा करता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शिफ इकबाल, जो कि ऑनकोलॉजिस्ट हैं एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल नूरी में। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर समीना आसिफ, वो भी ऑनकोलॉजिस्ट हैं एटॉमिक एनर्जी कैंसर हॉस्पिटल नूरी में। और हमारे तीसरे गेस्ट शाहिद रियाज खान साहब हैं, जो कि तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम ऑल ऑफ यू। शुक्रिया। बहुत जी, आज का हमारा बहुत अहम टॉपिक है, कैंसर के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। तो सर, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी, ये बताइएगा कि कैंसर क्या है, इसको आप डिफ़ाइन कैसे करेंगे? कैंसर की डेफिनेशन तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उर्दू में बता दी, जिसको बताना बहुत मुश्किल है। कि कैंसर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है और इसकी बुरी बात यह है कि जिसकी वजह से जो पॉजिटिव फैक्टर है वो हटने के बावजूद भी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ चलती रहती है। बाकी बीमारियों होता है, मसलन अगर आपको चोट लगी है तो अगर आप कॉज हटा दें तो चीज़ ठीक हो जाती है। कैंसर में ये चलती रहती है और इसमें चूँकि ये खुलिये होते हैं, ये खून में आ जाते हैं और खून की रवानी के साथ साथ जितने आपके मेजर ऑर्गन्स हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं और फिर जिसको हम आसान अल्फाज में मेटास्टेसिस कहते हैं और मेटास्टेसिस फिर ऑर्गन फेलियर की कॉज बनती है और यही बड़ी वजह है कैंसर की वजह से अमवात होने की। सही। अच्छा डॉक्टर समीना, हमने बात की कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप और डिटेल में बताएं कि सर ने तो बड़ा अच्छा बताया कि किस तरह से वो फैलता है और डिवाइड होता है, लेकिन अगर हम डिटेल में कॉजेज़ की बात करें कि क्या जेनेटिक फैक्टर्स हैं या हमारा इन्वायरमेंट है या फिर हमारी डाइट ठीक नहीं है। आजकल माइक्रोवेव का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको भी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि कैंसर की एब्सोल्यूट कॉजेज़, कि आप ये कहें कि कोई ऐसी कॉज है जिसकी वजह से कैंसर ज़रूर होगा, इस पे तो आप उस तरह से कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं जो किसी भी तरह के कैंसर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, उनमें ये पान छालिया का इस्तेमाल, सिगरेट और एल्कोहल ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कैंसर की कॉज है। सही। इसी तरह ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करें तो इन दैट केस जो नली पैरिटी है, यानी जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, उनमें ये कॉमन है। बढ़ती हुई एज इसका एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज़ है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट कैंसर्स को कॉज कर सकती हैं। जो मैदे और आंतों वगैरह का कैंसर है, उनमें रेड मीट जो है वो एक रिस्क फैक्टर है। स्मोक्ड फूड रिस्क फैक्टर है। कुछ जो इंडस्ट्रियल एजेंट्स हैं वो डिफरेंट कैंसर्स करते हैं, जिनमें मसाने का कैंसर यानी ब्लैडर का कैंसर है। और जहाँ तक मौरूसियत की बात है, मौरूसियत भी बहुत सारे कैंसर्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्रेस्ट कैंसर में 2 इम्पॉर्टेंट जीन्स हैं, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, BRCA1, BRCA2। इसी तरह लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, सब में ही डिफरेंट जीन्स वगैरह हैं जो ना सिर्फ कॉज कर सकती हैं कैंसर, बल्कि आगे जो हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है वो भी डिफ़ाइन करती है। मतलब कौन सी जीन्स अगर पॉजिटिव होंगी तो आप अकॉर्डिंग टू दोज जीन्स पॉजिटिविटी आप ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो एक ब्रॉड, एक यूँ समझें कि चीज़ें हैं बहुत सारी, कुछ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ को मॉडिफाई नहीं कर सकते। सही। उन पे भी रिस्क फैक्टर्स पे डिटेल में मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि कौन से हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और किनको नहीं कर सकते। शाहिद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा शरह बढ़ गई है कैंसर की, तो आया डायग्नोज ज़्यादा हो रहा है, पहले हमें पता नहीं था या अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, क्या वजह है कि अब ज़्यादा केसेस हमारे मुल्क में भी देखने में आ रहे हैं?
जी, बिलाशुबा कैंसर बहुत मुज़ीब मर्ज़ है, लेकिन इसका इलाज जो है मुमकिन है अगर तशख़ीस पहले हो जाए। तो हमारे मुल्क में पहले इस हवाले से आगाही बहुत कम थी। अब मीडिया ने भी रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स ने और दीगर जो, अब देखिए हम साल में मुख्तलिफ़ दिन और मुख्तलिफ़ महीने मनाते हैं जिससे कैंसर की आगाही बढ़ती है। अक्टूबर का पूरा महीना हम ब्रेस्ट कैंसर पे लोगों को आगाही दे रहे होते हैं। इसके अलावा मई के महीने में हम नो टोबैको डे मनाते हैं। फरवरी का महीना वर्ल्ड कैंसर डे, उसमें 4 फरवरी को मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो इससे आगाही बढ़ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि किस तरह से हमें किस तरह तशख़ीस के लिए क्या करना चाहिए और इलाज के हवाले से क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा तमाम जो लोग सुन रहे हैं हमारे नाज़रीन, कि कैंसर जो है वो ज़रूर बहुत ही महंगा इलाज है, इसका बहुत ही मुज़ीब मर्ज़ है, लेकिन अगर तशख़ीस की जल्दी हो जाए तो इसका इलाज बहुत हद तक मुमकिन है। बिल्कुल। और जिस तरह आपने कहा कि जी इसके लिए क्या वजह है कि पहले जो है फैल नहीं रहा, पहले भी कैंसर का मर्ज़ था अब, लेकिन चूँकि जिस तरह आपने ख़ुद अपने इंट्रो पे बताया कि कैंसर उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा फैलता है, हालांकि कोई इसकी अभी तक नॉन कोई ऐसी इस्टेब्लिश्ड वजह नहीं है, जो कि हम अननेचुरल जो काम ज़्यादा करते हैं। मिसाल को खाने पीने में आप देखें जंक फूड हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले हमारे आदात और अतवार थे वो अब बदल गए हैं। तो ये सारी चीज़ें और भी कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि टोबैको जो है इसमें बहुत अहम फैक्टर है। हेड एंड नेक कैंसर में भी ये मसला होता है कि जी बहुत सारे लोग पान, छालिया, गुटखा और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, देही इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी। बिल्कुल। तो हमें इन तमाम आदात से बचना चाहिए। रही है तो डेफिनेटली आगाही भी बढ़ गई है और हमारे पास सारी डायग्नोस्टिक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। इसकी जो बेसिक वजह है कि जी 3 बेसिक वजह है हमारे यहाँ जो कैंसर ज़्यादा आ रहा है। एक तो हमारी आबादी माशाल्लाह बहुत स्पीडीली बढ़ रही है, तो लोग हमारे ज़्यादा हैं तो डायग्नोसिस ज़्यादा हो रही है। दूसरी, जैसे आपने कहा, हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बहुत इम्प्रूव कर गई हैं। और तीसरी बात कि चूँकि अब हमारे पास अवेयरनेस बहुत आ गई है, जैसे सर ने बताया, तो लोग अब जल्दी आने लगे हैं। तो 3 बेसिक वजह हैं जिसकी वजह से अब आपको कैंसर बहुत ज़्यादा, आप देखें पहले तो कभी कभार कोई सुनाई देता था, आपको अब हर फैमिली में अपने आसपास कोई ना कोई शख्स मिल जाता है, अफेक्टेड ज़रूर मिलता है। अच्छा डॉक्टर काशिफ, तो पाकिस्तान में कौन से कैंसर हैं जो कि आम पाए जाते हैं? ख़वातीन में कौन से कैंसर ज़्यादा है, मर्दों में कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं? जब पाकिस्तान में ख़वातीन में तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत आगे है। अच्छा। और बाकी बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ कैंसर में। जैसे साउथ में हमारे यहाँ हेड एंड नेक कैंसर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हमारी तरफ नॉर्थ की तरफ GIT मैदे का और आंतों का कैंसर और खाने की नाली का कैंसर, पर्टिकुलरली अप नॉर्थ, जितने आप ठंडे इलाके में जाते जाएंगे वहाँ पे ईसोफेगस का, खाने की नाली का कैंसर ज़्यादा है। और लंग का कैंसर बहुत ज़्यादा है और प्रोस्टेट का कैंसर भी पाकिस्तान में। चूँकि अब ये 2 कैंसर बेसिकली बड़ी उम्र की बीमारी है। अच्छा। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जनरल लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, तो डायग्नोसिस ज़्यादा होने लगी है उन बीमारियों की, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, जो पहले प्रॉब्ली नहीं हो पाती थी। ठीक। डॉक्टर समीना, क्या अलामात होती हैं अगर किसी को कैंसर हो? क्योंकि अगर एक्सटर्नल सर्फेसिस पे हो, जिस तरह के छाती का सरतान है, तो यूजुअली गिल्टी फील हो जाती है लोगों को, लेकिन बहुत सारे कैंसर ऐसे भी होते हैं जो कि जिस्म के अंदर होते हैं, तो फिर उसमें क्या अलामात होती हैं? देखिए, डिफरेंट जो रीजन्स या ऑर्गन्स हैं उनके कैंसर की अलामात सिस्टम से रिलेटेड हो सकती हैं। जो बहुत जनरल सी अलामात हैं जिनकी बेस पर आई थिंक कि किसी को भी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, उनमें मेन तो ये है कि किसी गिल्टी का होना, जो छाती में, गर्दन में, बगल में, जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर गिल्टी मौजूद है तो आई थिंक ज़रूरी है कि डॉक्टर से रुजू किया जाए। अगर ख़ुराक लेने में कोई मसला है, निगलने में कोई मसला है, बग़ैर किसी वजह के या एक तवील अरसे तक इस तरह की अलामत रहती है तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई बीमारी नहीं है, डायग्नोज नहीं है और इन दैट केस वज़न कम हो रहा है और उसकी कोई और तशख़ीस नहीं हो सकी तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। जिस्म के किसी भी हिस्से से एबनॉर्मल ब्लड का आना, मतलब जो बहुत अरसे तक आए या रुक ना रहा हो और उसकी कोई नोन कॉज ना हो, इन दैट केस डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसी तरह वज़न का कम होना, लंबी खांसी हो जो ठीक ना हो रही हो, स्किन में अगर कोई स्किन पे कोई लीजन डेवलप होती है, पुराना कोई मोल है, तिल है जिसकी साख्त में कोई तब्दीली हो रही है, उस सूरत में डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनको सॉर्ट ऑफ हम अलार्मिंग साइंस कहते हैं कि इनमें से कोई भी एक चीज़ मौजूद है तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उसके बाद ये है कि फ़र्दर
डॉक्टर सिस्टम के हिसाब से कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाएंगे जिस पे बेहतर तशख़ीस की जा सकती है। सही। शाहिद साहब, हमारे मुल्क में अगर सहूलियात की बात की जाए तो क्या कैंसर की ट्रीटमेंट की तमाम सहूलियात हमारे पास अवेलेबल हैं? और जिस तरह के वेस्ट में बहुत इस पर रिसर्च हो रही है, तो अगर हमारे मुल्क की बात की जाए तो हम रिसर्च और डेवलपमेंट में कहाँ खड़े नज़र आते हैं आपको कैंसर के हवाले से? जी, हमारे यहाँ देखिए मुल्क में बहुत सारे अस्पताल मौजूद हैं जहाँ पे कैंसर का इलाज होता है। अगर मैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करूं तो हमारे 19 हॉस्पिटल पूरे मुल्क में मौजूद हैं, मुल्क के तूल व अर्ज़ में, जिसमें बड़े शहर भी हैं और छोटे शहर भी हैं, जहां पे हमारे हॉस्पिटल हैं जहां पे हर तरह की सहूलियात तशख़ीस के हवाले से और इलाज के हवाले से मौजूद हैं। तो पहले की जो आपने बात की है, तो पहले जिस तरह आपने वेस्ट की बात की, वेस्ट में अब जो भी सहूलियात मौजूद हैं तकरीबन वो सारी मशीनें हमारे इन अस्पतालों में, और हमारे अस्पतालों के अलावा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में और हॉस्पिटल मौजूद हैं। तो मरीज़ को ये नहीं समझना चाहिए कि इसका इलाज नहीं हो सकता पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कैंसर का इलाज मौजूद है, और उसके लिए सिर्फ मरीज़ ने करना ये है कि वो तशख़ीस के लिए फ़ौरी तौर पे किसी अस्पताल का रुख करे, और अगर जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कोई इलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को बताए, मशवरा करे, बजाय इसके कि हम वक्त ज़ाया करें, क्योंकि जैसी कैंसर की स्टेज बढ़ जाती है तो उसका इलाज जो है मुश्किल तर हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारे पास सहूलियात सारी मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर काशिफ, अगर ये ट्रीटेबल है तो लोगों में इतना डर क्यों पाया जाता है? अब तो एड्स का इलाज भी आ गया है और कैंसर भी ट्रीटेबल है, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी डर जाते हैं अगर खुदा न ख्वास्ता अगर किसी को डायग्नोज हो जाए कैंसर, तो उसकी क्या वजह है? असल में पुराने ज़माने में कैंसर यूज्ड टू बी अ डेथ वारंट फॉर द पेशेंट। अगर आपने किसी पेशेंट को लेबल कर दिया तो उसको आप समझें कि आपने उसको मौत का परवाना उसके हाथ में पकड़ा दिया। लेकिन अब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, वो बहुत बेहतर हो गई हैं। जैसे सर ने कहा, पाकिस्तान में हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है, डायग्नोस्टिक्स, थेराप्यूटिक्स, मेडिसिन, हर चीज़ की मौजूद है। तो अब ये जो फियर है, हमारा काम है प्रॉब्ली डॉक्टरों का भी और आप लोगों का भी, कि जो पेशेंट्स के डर जहन से जो फियर है कि ये हमें निकालना है कि अगर हमें कैंसर हो गया है तो अब इस बात, जैसे डायबिटीज़ हो गई है तो आप उसका जाके इलाज कराते हैं, ट्यूबरकुलोस होता है आप जाके इलाज कराते हैं, तो कैंसर का भी हमने जाके इलाज कराना है। और उसमें हम अपने अस्पताल में ये करते हैं कि हमारे जो पुराने मरीज़ हैं जो ठीक हुए हैं, हम उनको अपने जो नए मरीजों से उनकी मुलाकात करवाते हैं, ताकि उनको ये बताएं कि सक्सेस स्टोरीज जो हैं, बिल्कुल, क्योंकि मरीज़ उससे मेरी बात सुन के शायद उसको इतना फ़ौरन है कि तो डॉक्टर है इसने तो कहना यही है, लेकिन एक बंदा जब आके कहता है कि जी देखिए मैं इस बीमारी से गुजरा हूँ, मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ, मैं अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ, जो ख़वातीन हैं वो पैरिटी, उन्होंने बच्चे हुए हैं, उनकी परवरिश की है, जो करियर वाली ख़वातीन है, करियर वाले मर्द हैं, वो अपना करियर उसी तरह गुजार रहे हैं, तो प्रॉब्ली उसका इफेक्ट बहुत बेहतर होता है। तो हमने तो अपने अस्पताल में एक छोटा सा फैक्टर ज़रूर, एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप ज़रूर बनाया हुआ है और बाकी अस्पतालों में, लेकिन हमारा काम ये है कि पेशेंट के जहन से फियर निकालना, ये खौफ निकालना बहुत ज़रूरी है कि ये काबिल इलाज नहीं है। सही। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में ये बड़ी बुरी बात है कि अगर किसी को कुछ महसूस होता है तो पहले उसने दम दरूद कराना है, फिर उसने हकीम के पास जाना है, फिर उसने होम्योपैथिक के पास जाना है, फिर उसने डॉक्टर के पास जाना है, और इस अरसे में वो बहुत सारा कीमती टाइम जो है वो अपना वेस्ट कर देते हैं और अर्ली स्टेज को लेट स्टेज बना के डॉक्टर साहब, तो किस स्टेज तक कैंसर का इलाज पॉसिबल है? क्योंकि इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, 4 स्टेज हैं कैंसर की। चौथा स्टेज उस वक्त जब हम कहते हैं कि कैंसर डिफरेंट ऑर्गन में फैल गया है, अब तो उसका भी इलाज बहुत बेहतर हो गया है, उसमें आप क्योर तो शायद नहीं कर सकते लेकिन बहुत अरसे तक ट्रीट कर सकते हैं। स्टेज 3 तक तो पेशेंट्स को आप बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। अच्छा, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहले सोचा जाता था कि 1 और 2, तो आप कह रहे हैं इवन 3 तक अब इलाज जो है वो पॉसिबल है, और स्टेज 4 में भी डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल जरूर कर सकते हैं। हाँ, कंफर्टेबल कर सकते हैं, आपको पेन रिलीफ दे सकते हैं, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो सर्वाइवल एडवांटेज भी आपको देती हैं। अच्छा, तो बहुत सारी दवाइयाँ अब आ गई जो स्टेज 4 में सर्वाइवल एडवांटेज, 3-3, 4-4 साल के सर्वाइवल एडवांटेज लोगों को मिले हैं। तो स्टेज 4 में भी अब हमें ये नहीं करना चाहिए कि स्टेज 4 है तो हमने उसको घर बैठ जाएं और डॉक्टर के पास ना जाएं। शिफा अल्लाह का इख्तियार है और अल्लाह के इख्तियार में कोई कमी नहीं है, तो हमें अपनी सी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल, कोशिश करते रहना चाहिए। डॉक्टर समीना, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? और एक टेस्ट है जिसे बायोप्सी कहा जाता है, बहुत सारे लोग इस सुई वाले टेस्ट से बड़ा घबराते हैं, कहते हैं जी इससे तो कैंसर ने फैल जाना है, तो वो अवॉइड करते हैं बायोप्सी को। तो पहले तो बताइए टेस्ट कौन कौन से हैं और बायोप्सी के मुतालिक आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, बायोप्सी तो एक बेसिक टेस्ट है जिस पे आप कैंसर टाइप डिसाइड करते हैं। जो कैंसर ट्रीटमेंट है मेनली वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द कैंसर पे, क्योंकि हर कैंसर का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो
तो जब तक हम बायोप्सी नहीं करेंगे और कैंसर की टाइप कंफर्म नहीं करेंगे तो उस टाइम तक आप कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते। रिगार्डिंग बायोप्सी, उसके बारे में जो मिथ्स हैं कि अगर सुई लगेगी या लोहा लगेगा तो चीज़ें फैल जाती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेफ़ टेस्ट है जो बड़े आराम से हो जाता है और कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल भी नहीं है। तो आई थिंक बायोप्सी तो मस्ट है। जो बाकी इन्वेस्टिगेशंस हैं आफ्टर बायोप्सी, अगेन वो डिपेंड करती हैं कि पेशेंट का जो किस ऑर्गन, किस साइट का कैंसर है। उसमें CT स्कैन्स हैं, MRIs हैं, बोन स्कैन है, PET स्कैन है। तो हर डायग्नोसिस के हिसाब से, हर साइट के हिसाब से फिर जो रिकमेंडेड इन्वेस्टिगेशंस हैं वो फिर एडवाइस की जाती हैं। जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी कराई जाती है, बायोप्सी, CT स्कैन, और फिर अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट कि पेशेंट किस स्टेज पे है तो अकॉर्डिंगली फिर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की जाती है। शायद सर इस मिथ के बारे में मैं एक बात करना चाहूँगा। ये मिथ कुछ हद तक पुराने ज़माने में सही थी। असल में कैंसर के इर्द गिर्द एक अल्लाह मियां ने एक मेम्ब्रेन बनाई हुई थी जिसने कैंसर के सेल्स को काबू में रखा हुआ था, इधर उधर निकल। पुराने ज़माने में हकीम ये करते थे कि वो सेंटर से चीरा दिया करते थे, वो सेल्स बेसिकली ग्रो करना शुरू हो जाते। आप सेल्स को एक रास्ता दे देते थे और वो ग्रो करना शुरू हो जाते थे। तो पुराने ज़माने की मिथ कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन अब चूंकि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी आ गई, अब हम वो चीरा नहीं देते। अब हमारे पास नीडल्स हैं जो उसमें से वो निकाल लेते हैं। तो इसलिए अब लोगों को जैसे डॉक्टर समीना ने कहा, बायोप्सी से डरना नहीं चाहिए। ये कोई 100 साल पुरानी जर्राह जिनको कहते थे उनकी वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, इसलिए अब बायोप्सी से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाएं आप और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। शाहिद साहब, इसका इलाज इस कदर महंगा क्यों है? क्या इलाज जो है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड है, इस वजह से महंगा हो जाता है? इसका इक्विपमेंट महंगा है, ये वजह है? क्या वजह है कि इसका इलाज लोगों के इख्तियार से थोड़ा बाहर होता है? देखिए, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि जो मशीनें तशख़ीस करती हैं या इलाज के लिए कुछ जो सहूलियात इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड होती हैं, हमारे मुल्क की वसाइल से नहीं बन रही होती हैं, बाहर से आती हैं। दूसरा, उसके लिए जो रेडियोफार्मास्यूटिकल किट्स हैं जो यूज़ होती हैं तशख़ीस के लिए, वो भी बाहर से ही आती रही हैं पहले। अब हम खुद बना रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊँगा। और तीसरी चीज़ ये होती है कि ज़ाहिर है, मतलब आपने जिस तरह बताया कि जब स्टेज बढ़ जाता है तो उसके बहुत देर तक उसकी ट्रीटमेंट चलती रहती है, और फिर पेलियाटिक ट्रीटमेंट 4th स्टेज के लिए, जिसमें कि आप मिजरीज़ जो उसकी होती हैं, जो मुश्किल होती है मरीज़ की, उसको आप कम करते हैं। तो ये तमाम अद्वियात, तमाम जो सहूलतें होती हैं, ये महंगी होती हैं। लेकिन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इस हवाले से भी कोशिश की है अपनी, इस हवाले से आवाम के लिए, मरीज़ों के लिए कुछ सहूलियात मिल जाएँ। तो हमारे मुल्क में अब हमने ख़ुद ही रेडियोफार्मास्यूटिकल किट्स जो कि तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होती हैं वो हमने बनाना शुरू कर दिया है। और न सिर्फ ये कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 19 अस्पतालों में, बल्कि दीगर पाकिस्तान के जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी हमारी किट्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो जी, और ये इलाज तो महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, जितने भी मरीज़ हों या मरीज़ के लवाहिकीन हों, उनके साथ हों, उनकी फैमिलीज़ हों, कि हमें फ़ौरी तौर पे इलाज के लिए आगे बढ़ना है। और हम उसके लिए आगे बढ़ें, चाहे इलाज कितना ही महंगा हो। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल्स में तो हमने ये किया हुआ है कि एक तो इलाज बहुत सस्ता है, जहाँ तक हो सकता है हमने उसको सब्सिडाइज़ किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान बैतुल माल, ज़कात का जो महकमा है वो, और इसके अलावा जो हर हॉस्पिटल है हमारा, उसमें पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से इदारा मौजूद है, जो ऐसे मरीज़ों के जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको हेल्प करता है। तो लिहाजा आप इस बात से ना घबराएं कि इसमें कितना ख़र्च होगा। आप फ़ौरी तौर पे इलाज के लिए इन अस्पतालों का रुख करें, और इसके अलावा भी दीगर फिलैंथ्रोपिस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ों में नेक जो हमारे काम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए। देखिए, शिफा तो देना रब की मर्ज़ी है, इंसान के हाथ में नहीं है। और आप बिल्कुल फिट भी होते हैं तो भी आप मौत के मुंह में जा सकते हैं, इससे कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। तो आप इलाज करवाइए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन कैंसर जो है वो चूँकि ऐसा मर्द है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि पहले डेथ वारंट के तौर पे इसको लोग लेते थे। अभी हमें कोशिश होनी चाहिए ये अवेयरनेस फैलाने की कि जितनी तशख़ीस इसकी जल्दी हो जाए उसका इलाज बहुत बेहतर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर काशिफ, क्या हर कैंसर का इलाज
पहले सर्जरी है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस मुतालिक कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं कि सर्जरी पहले होगी या रेडियो पहले करनी चाहिए या कीमो पहले देगी। ये डिफरेंट होता है हर कैंसर के हवाले से? हर कैंसर का डिफरेंट होता है। जो सॉलिड ट्यूमर्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि अज़ा के जो ट्यूमर वो कैंसर्स हैं, उनमें सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। जो ब्लड कैंसर्स हैं, जो लिम्फोमास हैं, उनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं। आजकल जो कॉन्सेप्ट है कि पहले ज़माने में बहुत बड़े बड़े ट्यूमर्स के साथ लोग पाकिस्तान में प्रेजेंट करते थे, हमारा 65% लोग जो हैं वो स्टेज 3 और 4 में प्रेजेंट करते हैं। तो हम अब जो नई ट्रीटमेंट पैराडाइम है वो ये है कि आप कीमोथेरेपी से या रेडिएशन से उसको छोटा करते हैं, मेक इट ऑपरेबल। उससे ऑपरेशन भी छोटा होता है, मरीज़ का जो ऑर्गन है वो भी प्रिजर्व हो जाता है और आउटकम और सर्वाइवल एडवांटेज भी उसमें हासिल है। अच्छा। तो सॉलिड ट्यूमर्स में सर्जरी का बड़ा मेजर रोल है कीमोथेरेपी और रेडिएशन के साथ। अच्छा, और हर स्टेज का क्या इलाज भी डिफरेंट है? अगर स्टेज एडवांस हो गई होगी तो फिर आपको आई थिंक रेडियो और कीमो पहले देनी है। अगर सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, अगर डिजीज हो गई है, मसलन अगर वो ब्लड में चली गई है, तो फिर तो सर्जरी का रोल। सर्जरी एक लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट है, तो जब तक कैंसर लोकलाइज्ड है उस वक्त तो सर्जरी का रोल है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट आपका खून में चला गया है कैंसर, तो फिर आपको ऐसी दवाई देनी जो खून के ज़रिए जाए और जहाँ जहाँ कैंसर है उसको मारे। जो आम तौर पे कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपीज़ हैं वो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ता है। तो स्टेज 4 में आमतौर पर सर्जरी का रोल नहीं होता, सिवाय पेलिएशन के। अगर ब्लीडिंग बहुत हो रही है या पेन बहुत हो रही है तो उस सूरत में हम सर्जरी करवा सकते हैं। क्यूरेटिव इंटेंट में सर्जरी स्टेज 4 में नहीं करवाते। अच्छा, आपने नाम लिया इम्यूनोथेरेपी और एक टारगेटेड थेरेपी का भी नाम अब काफ़ी सुनने में आता है, तो इनको भी ज़रा क्लैरिफाई कर दें, ये दोनों क्या हैं? और फिर आप थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि कीमो से बहुत सारे लोग घबराते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस तरह के हेयर लॉस एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, लोग उससे भी बड़ा घबराते हैं। तो उस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? हेयर लॉस एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट है और ख़वातीन के लिए बहुत परेशान कौन साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन हेयर लॉस पेनलेस है, लेकिन और ये ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है। कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद ठीक आ जाता है। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लोग आर्टिफिशियल हेयर लगा लेते हैं। तो हेयर लॉस की वजह से ट्रीटमेंट डिनाई नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर हेयर। तो आपको हेयर लॉस, ख़वातीन ज़ाहिर बात है इसमें बोलने में बहुत पर्टिकुलर होती हैं, लेकिन उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि ये टेम्प्रेरी है। आप आजकल पाकिस्तान में माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा स्कार्फ लेते हैं, पर्दा करते हैं, तो वो आप उसको कैमोफ्लेज किया जा सकता है। जो इम्यूनोथेरेपी की और टारगेटेड थेरेपीज़ की आपने बात की कि हर कैंसर के कुछ टारगेटेड सेलुलर पाथवेज हैं जो कि हम पता कर अब हमें जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, अब हमें पता लग रहा है कि उस कैंसर के फलाना टारगेट थेरेपीज़ हैं और इम्यून चेक पॉइंट्स हैं। तो हम उनको ब्लॉक करके कैंसर को ग्रोथ को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा। तो इसकी जो बहुत अच्छी बात है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और इनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पेसिफिक जाके सेलुलर लेवल पे काम करते हैं। तो सिस्टेमिक में इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इसके सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स बहुत थोड़े हैं तो सही, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत थोड़े हैं। सिर्फ थोड़ा सा ये है कि आज चूँकि नई ट्रीटमेंट है, थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इसका आजकल दुनिया में तो कहते हैं कि कीमोथेरेपी आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट हो जाएगी और इम्यूनोथेरेपी विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ फ्यूचर। अच्छा, और पाकिस्तान में ये अवेलेबल है? आप पाकिस्तान में हर अवेलेबल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एवरीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव एवरीथिंग। हमें इस वजह से बाहर नहीं जाना चाहिए कि कोई फैसिलिटी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल। हमारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हमारी थेरेप्यूटिक फैसिलिटीज़, हमारे पास मशीनें हर किस्म की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मरीज़ों को डरना नहीं चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर समीना, स्मोकिंग की आपने बात की थी, तो स्मोकिंग जो है वो किस तरह से आपके फेफड़ों का कैंसर कॉज करता है? और एक एक्टिव स्मोकिंग होती है, वो बंदा जो कि स्मोक कर रहा है उसके लंग्स पे तो ये डैमेज करेगा ही, उसको कैंसर कॉज करने में इट कैन प्ले अ रोल। लेकिन पैसिव स्मोकिंग, जिस तरह के दूसरे जो अफराद इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो क्या उनमें भी ये कैंसर कॉज कर सकता है? देखिए, पैसिव स्मोकिंग में भी अगर एक हैवी स्मोकिंग इर्द गिर्द हो रही है तो उसकी वजह से ज़ाहिर है जो निकोटीन और उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो डायरेक्टली उसमें नहीं होंगे, लेकिन स्मोक इटसेल्फ की वजह से चेंजेस वगैरह आ सकती हैं। जैसे अगर एक क्रॉनिक जो चेंजेस एपिथेलियम की आती हैं, वो एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो उसको अफेक्ट कर सकता है। और प्रोलॉन्ग एक्सपोजर की वजह से स्मोकर्स और इवन पैसिव स्मोकर्स में भी एट टाइम्स जो हमारी नॉर्मल एपिथेलियम है वो ग्रेजुअली जो है वो चेंज होती है। और जो एक पाथवे है चेंज ऑफ एपिथेलियम का, जिसमें ग्रेजुअल चेंजेस के साथ अल्टीमेटली एब नॉर्मल एपिथेलियम अगर हो और सेल्स अगर एब नॉर्मल हो जाएँ तो अल्टीमेटली वो फिर कैंसर कॉज कर सकती हैं। ठीक। अच्छा, प्रिवेंशन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं?
देखिए, कैंसर प्रिवेंशन के लिए ज़ाहिर है जितने भी मैंने इनिशियली बात की रिस्क फैक्टर्स की, जिनमें कुछ जो हैं वो मॉडिफाइबल हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिस तरह हमारी जो जेनेटिक्स हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते। इन दैट केस प्रिवेंशन का तो कोई उस तरह से नहीं है सोल्यूशन, लेकिन द ओनली वे इज़ दैट कि उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें यह है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपनाया जाए, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाए जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं।